हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाईयूरेटिक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, ये फार्माकोलॉजी जो 5th सेमेस्टर है उसका एक टॉपिक है, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है जिसका टॉपिक है डाईयूरेटिक्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाईयूरेटिक, डिटेल में जानेंगे हर एक क्लास की ड्रग्स क्या होती है, कैसे डाईयूरेटिक का यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर जीपैट क्वालिफाइड। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं डाईयूरेटिक्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डाईयूरेटिक्स की इंट्रोडक्शन की। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, यहाँ पर किडनी सर्व द बॉडी नेचुरल फिल्टर ऑफ द ब्लड, यानी कि जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है नेचुरल तरीके से किडनी जो परफॉर्म करती है, ब्लड का फिल्ट्रेशन की प्रोसेस जो होती है। और वहीं पे बात करते हैं जितना भी रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रिमूवल करने का काम करती है किडनी, और जो ब्लड को फिल्टर करती है साथ ही साथ रिमूवल करती है वेस्ट प्रोडक्ट का। ठीक है, अगर किडनी की फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं तो वो नेफ्रॉन होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन जो होता है मेनली जो फंक्शन करता है किडनी में यूरिन के फॉर्मेशन में, फिल्ट्रेशन में। डाईयूरेसिस कंडीशन वेयर इंक्रीजेज द यूरिन आउटफ्लो। अगर डाईयूरेसिस का मतलब ही समझे तो डाई मतलब दो गुना, यूरेसिस का मतलब यूरिनेशन जो होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यूरिन का जो आउटफ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में, डायूरेटिक कंडीशन में जब भी डायूरेटिक ड्रग्स को यूज किया जाता है तो जो आउटफ्लो होता है यूरिन को वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन बिगिन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद में जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम फिल्टर इज अबाउट द 180 लीटर पर डे। 180 लीटर तक पर डे जो होता है नेफ्रॉन जो होता है यूरिन को फिल्टर करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है। और साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पर विच more than 90% gets reabsorbed the renal tubules। जो रेनल ट्यूब्यूल्स होता है वहां से 90% जो फ्लूइड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि 180 लीटर तो एक्सक्रीट आउट होता नहीं है हमारी बॉडी से। तो 99% जो होता है फ्लूइड रीअब्जॉर्ब हो जाता है अगेन रेनल ट्यूब्यूल से, और 1% ही जो होता है एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, अगर यूरिन एक्सक्रीशन की बात करें इन अ वन डे, तो अगर 1.5 लीटर जो है पर डे जो होता है, पर मिनट की बात करते हैं, पर डे की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है एक्सक्रीशन होता है। अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो 1.5 लीटर पर डे जो है बॉडी से जो यूरिन है एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, बट यहाँ से अगर फिल्ट्रेशन की पूछा जा रहा है तो 180 लीटर पर डे जो है फिल्टर करता है किडनी। ठीक है, बट 99% जो है रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और 1% अगर बात करते हैं 1.5 लीटर इतना जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन में। ठीक है, तो ये होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द डाईयूरेटिक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर फंक्शन ऑफ किडनी। अगर किडनी के फंक्शन की बात करते हैं, किडनी क्या फंक्शन करता है, तो सबसे पहले किडनी जो होता है रेगुलेटरी फंक्शन करता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है और हार्मोनल बैलेंस करने का काम करता है। अगर रेगुलेटरी फंक्शन की बात करें, यहाँ पर एसिड बेस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, यानी कि जो एसिड बेस बैलेंस होता है, फ्लूइड जो होते हैं उनको बैलेंस करने का काम करता है। लाइक जैसे किडनी क्या करता है, फिल्टर करता है। ठीक है, फिल्टर करने के बाद एक्सक्रीशन का काम करता है। सपोज क्या हुआ कि जैसे हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट आउट करने का काम करेगा, जो भी वेस्टेज है उसको एक्सक्रीट आउट करने का काम करेगा। तो एक तरह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लूइड्स है हमारी बॉडी में उसको बैलेंस करने का काम करेगा। अगर हमारी बॉडी में डिक्रीज हो रहा है तो उसको रीअब्जॉर्ब करने का ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बॉडी में एसिड बेस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने का काम करता है किडनी। साथ ही साथ एक्सक्रीटरी की बात करते हैं तो एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया हो गया, प्रोटीन, ये सारे प्रोडक्ट जो होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, इनका एक्सक्रीशन करने का काम करता है। ठीक है, हार्मोनल बैलेंस की बात करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ द विटामिन डी। जो विटामिन डी होता है उसको एक तरह से हार्मोन होता है, उसको एक्टिवेट करने का काम करता है किडनी। और प्रोडक्शन ऑफ द रेनिन। रेनिन एक हार्मोन होता है जो कि हमारे जे सेल ऑफ किडनी से एक्सक्रीट आउट होता है, जो कि हाइपरटेंशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं इरेथ्रोपोइटिन, जो कि आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। तो इन सबको एक्टिवेशन एंड बैलेंस करने का काम करता है किडनी। ठीक है,
तो ये मेन फंक्शन थे किडनी की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है यूरिन के फॉर्मेशन को रिलेटेड। यहाँ पर बात करते हैं कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। यहाँ पर मेनली जो है 3 स्टेप फॉलो होते हैं यूरिन के फॉर्मेशन में। सबसे पहले क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है हमारे जो बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं फिल्टर होता है। फिर वे क्या होता है ट्यूबुलर जो ट्यूब्यूल्स होती हैं नेफ्रॉन से उनसे रीअब्जॉर्प्शन होने का काम होता है। नेक्स्ट जो भी हमारा फ्लूइड बॉडी में बचता है रीअब्जॉर्प्शन के बाद एक्टिव ट्यूबुलर सेक्रेशन हो जाता है, ठीक है। बॉडी से उसका सेक्रेशन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म था यूरिन फॉर्मेशन का, 3 स्टेप होते हैं इसमें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जो भी स्टेप्स होते हैं, लाइक जैसे कि बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, नेक्स्ट ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है और ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट सबसे पहले बात कर लेते हैं अफरेंट एंड इफरेंट। अफरेंट का मतलब होता है इंटर कर रहा है हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स है, ये एक बॉडी जो है किडनी है, ये उसका फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल होता है जिसको वोमेन कैप्सूल नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बॉडी से जो ब्लड आता है वो अफरेंट वेसल के थ्रू हमारे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है वहां पर इंटर करता है और बॉडी में जो फ्लूइड्स होता है वो फिल्टर होता है। और साथ ही साथ जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल्स जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वहां से रीअब्जॉर्प्शन होने का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि ट्यूबुलर सेक्रीशन जो एक्टिवली जो है हमारी कलेक्टिंग डक्ट होती है जहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन हो चुका होता है वहां से एक्सक्रीशन का काम होता है, ठीक है। तो इस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अभी जो पूरे जो डिटेल्स में जानेंगे, जो भी बॉडी से फ्लूइड फिल्टर होकर ब्लड जाता है वो एफरेंट वेसल के थ्रू अगेन बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अभी नेक्स्ट बात करेंगे जैसे कि हमारे बॉडी में जो पार्ट होते हैं जैसे लूप ऑफ हेनले हो गया इन नेफ्रॉन में, यहाँ से कुछ रीअब्जॉर्प्शन होता है। डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब होता है, यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद जो भी फ्लूइड होता है उसको यूरिन बोलते हैं, ठीक है। और यहीं से जो रेनल पेल्विक से ये एक्सक्रीशन हो जाता है यूरिन का, ठीक है। तो इस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अभी जो ड्रग्स के बारे में जब भी पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी की तो वहां पर जो है पूरा डिटेल में जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करती हैं ड्रग्स और कैसे फॉर्मेशन होता है यूरिन का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के पार्ट जैसे कि हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा, पार्ट 1 जो होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पीसीटी, और पार्ट सेकंड जो होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, पार्ट थर्ड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, पार्ट फोर्थ जो होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब होता है डीसीटी जिसको बोलते हैं। यहाँ पर 2 टाइप से होता है, अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। साथ ही साथ लास्ट पार्ट जो होता है नेफ्रॉन का वो होता है कलेक्टिंग डक्ट जहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अभी डायग्राम के थ्रू जब भी देखेंगे अभी ड्रग्स को तो सारे पार्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें यहाँ पर डिटेल में थोड़ा, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब यानी पीसीटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द फिल्टर्ड सोडियम इज एक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड। 65 to 70% क्या होता है जो सोडियम होता है हमारी बॉडी में एज ए फ्लूइड वो 65 to 70% जो होता है एक्चुअली रीअब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और सोडियम पोटेशियम सिम्पोर्ट जो होता है अलॉन्ग विद द एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, लाइक जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, ऑर्गेनिक एमिनो एनायंस हो गए, फास्फोरस हो गए, तो इनका एक्टिवली जो होता है रीअब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेट प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज एंड हेल्प इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोनेट आयन, ठीक है। यहाँ पर जो प्रॉक्सिमल पीसीटी ट्यूब्यूल्स होता है यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो ड्रग्स होती है वो काम करती है यहाँ पर क्या होता है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि सोडियम और हाइड्रोजन एक्सचेंज सिम्पोर्ट होता है एक, वहां से उसको हेल्प करता है जो रीअब्जॉर्प्शन होता है कार्बोनेट आयन का, ठीक है, उसमें हेल्प करने का काम करता है ये। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं पार्ट सेकंड जो है नेफ्रॉन का डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे अगर बात करते हैं यहाँ पर ऑस्मेटिक डायूरेटिक जो होती है एक्ट करती हैं इस साइड पे। ऑस्मेटिक डायूरेटिक लाइक जैसे मैनिटॉल हो गया, यहाँ पर क्या होता है जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन परमेबिलिटी मोर होती है, ठीक है।
The descending limbs of the impermeable of the sodium and urea it highly permeable to water। यानी कि जो सोडियम फ्लूइड होता है, सोडियम आयंस होते हैं, यूरिया की बात करते हैं, ये जो होते हैं इम्परमेबल होते हैं, बट यहाँ पर वाटर जो होता है हाईली जो होता है परमेबल होता है इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। Hence the fluid in the loop of Henle becomes hypertonic। यहाँ पर जो फ्लूइड्स होता है becomes hypertonic हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर का जो होता है हाईली जो परमेबल होता है वाटर, इसलिए जो होता है एक्सेस अमाउंट में जो परमेबल रहेगा तो हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर पार्ट थर्ड की अगर बात करें नेफ्रॉन के, तो ये होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की यहाँ पर बात करते हैं, तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इम्परमेबल टू वाटर बट हाईली परमेबल टू सोडियम एंड टू क्लोराइड। ठीक है, जो सोडियम एंड टू क्लोराइड सिम्पोर्टर चैनल्स होते हैं, ये फ्लूइड जो होते हैं हाईली परमेबल होते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, लाइक जैसे 20 to 25% तक इम्परमेबल होते हैं। एक्टिव reabsorption of the sodium and chloride occurs by the sodium chloride to chloride को ट्रांसपोर्ट, ये एक चैनल होता है जो कि प्रेजेंट होता है यहाँ पर नेफ्रॉन में असेंडिंग लोब ऑफ हेनले में, जो कि सोडियम एंड क्लोराइड जो होता है इनका रीअब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आल्सो रीअब्जॉर्ब एट दिस साइट। ठीक है, और इस साइड से जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है इनका भी रीअब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, साइड से दिस इज द सेलेक्टिवली ब्लॉक्ड बाय द लूप डायरोटिक। जो लूप डायरोटिक होती हैं, लाइक जैसे कि हम बात करते हैं फ्यूरोसेमाइड की, लैसिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है इस साइट पे जो है काम करती हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड चैनल को इनहिबिट करने के बाद ये काम करती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पार्ट फोर्थ की अगर बात करते हैं, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। ठीक है, यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली डिस्टिलेटेड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और जो होता है लेट। ठीक है, it is the impermeable to water but sodium and chloride reabsorb with the help in the sodium symporter। यहाँ पर सोडियम सिम्पोर्टर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर वाटर क्या होता है इम्परमेबल होता है, बट सोडियम एंड क्लोराइड जो होता है रीअब्जॉर्ब हो जाता है इन दिस साइड ऑफ द early distal convoluted tubule से। यहाँ पर इस प्रोसेस को ब्लॉक करने के लिए जो हम बात करते हैं ब्लॉक बाय द थायाजाइड डायूरेटिक। अब अगर ये मैकेनिज्म समझे, यहाँ पर थायाजाइड डायूरेटिक ब्लॉक कर देता है इस सिम्पोर्टर को जो होता है सोडियम सिम्पोर्टर, जिसकी वजह से सोडियम जो होता है बॉडी में रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर लेट डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर लेट डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करते हैं, तो यहाँ पर मेनली जो होती है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक ऐड करती हैं इन दिस साइड पे। इन लेट डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट जो होता है, लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट जो होता है, यहाँ पर क्या होता है सोडियम इज एक्चुअली रीअब्जॉर्ब होता है, दिस कैटायन एनायन बैलेंस करने का काम करता है। तो यहीं से मेंटेन होता है पार्सली पैसिव क्लोराइड डिफ्यूजन एंड पार्सली सेक्रेशन ऑफ द पोटेशियम एंड हाइड्रोजन। जो पोटेशियम एंड हाइड्रोजन को होता है ये पार्सली सेक्रेशन होता है, और ये मेंटेन होता है जो पैसिव ऑफ द क्लोराइड डिफ्यूजन होता है वो भी मेंटेन करने का काम करता है, कैटायन एनायन बैलेंस का काम करता है इन दिस लेट डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम चैनल जो सोडियम फ्लूइड जो होता है आयन जो होते हैं रीअब्जॉर्ब होते हैं एक्टिवली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम दिस साइट अक्योर्स थ्रू द स्पेसिफिक एमिलोराइड सेंसिटिव सोडियम चैनल। यहाँ पर एमिलोराइड सोडियम सेंसिटिव चैनल होते हैं जहाँ से जो होता है एक्चुअली एब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का, एंड दिस कंट्रोल द लार्ज एक्सटेंट ऑफ द एल्डोस्टेरोन। यहाँ पर लार्ज एक्सटेंट में एल्डोस्टेरोन भी कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है लेट डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट लास्ट पार्ट जो होता है फिफ्थ पार्ट होता है नेफ्रॉन का, ये होता है कलेक्टिंग डक्ट। यहीं पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, द कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम इज द किडनी कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स फिजिकली कनेक्टेड टू द नेफ्रॉन। ये फिजिकली कनेक्टेड रहती है नेफ्रॉन से टू माइनर काइलेक्स एंड डायरेक्टली टू द रेनल पेल्विक्स जो है उससे डायरेक्टली जो है कनेक्ट रहती है। द कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। जैसा कि हमने पहले भी बात किया, ये नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट, जो कि पार्टिसिपेट करता है इन इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड बैलेंस थ्रू द रीअब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन प्रोसेस रेगुलेटेड बाय द हार्मोन एल्डोस्टेरोन एंड वासोप्रेसिन। तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है एक्सक्रीशन वहीं से होना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेगुलेट करने का काम करता है जो हार्मोन जैसे लाइक एल्डोस्टेरोन हो गया, वासोप्रेसिन हो गया, ये हार्मोन को रेगुलेट करने का भी काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट में होता है। ठीक है, तो ये पार्ट से जो भी नेफ्रॉन के यहाँ पर स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं एक एक क्लास मैकेनिज्म को।
यहाँ से सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर अफरेंट एंड इफरेंट की। अफरेंट में क्या होता है, बॉडी से जो फ्लूइड होता है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है यहाँ पे इंटर करता है, और यहाँ पे जो होता है रीअब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेशन का काम होता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन का काम होने के बाद जो भी हमारा फिल्टर होके जाता है फ्लूइड, वो इफरेंट के थ्रू रिमूव हो जाता है, अगेन बॉडी में चला जाता है। ठीक है, साथ ही साथ बात कर लेते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से यहाँ पर पीसीटी जो है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं इसको। ठीक है, साइट 1 यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन्हिबिटर यूज करते हैं, क्योंकि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज था ये रीअब्जॉर्प्शन होता है इसका, तो इसको रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन्हिबिटर ड्रग्स यूज करते हैं। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन्हिबिटर जो ड्रग थी वो साइट फर्स्ट पे काम करती है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट पार्ट जो आता है थिक असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हिनले, जहां पर वाटर जो होता है हाईली परमिएबल होता है। यहाँ पर ऑस्मेटिक डायोटिक काम करती है, जो कि 65 to 70% क्या होता है, जो सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा था उसको भी इनहिबिट करती हैं। साथ ही साथ वाटर जो होता है यहाँ पर परमिएबल रहता है उसको भी इनहिबिट करने का काम करती हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो ऑस्मेटिक डायोटिक लाइक जैसे कि हम बात करते हैं मैनिटॉल की, मैनिटॉल क्या होता है, वाटर के साथ मिलता है और वाटर खुद रिमूवेबल होता है बॉडी से, और वाटर को भी साथ में रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से डायोटिक का काम होता है। नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट है ये है थिक असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले, जो कि परमिएबल होता है साल्ट से। यहाँ पर जो होता है लूप डायोटिक काम करती है, लाइक जैसे कि सोडियम पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पर सिम्पोर्टर होता है, इसको इनहिबिट करके रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से होता है, इसको इनहिबिट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है हमारी बॉडी में सोडियम क्लोराइड का, और जो है यूरिन के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, नेक्स्ट साइड 4 की अगर बात करते हैं, यहाँ पर जो है सोडियम क्लोराइड यहाँ पर सिम्पोर्टर होता है, जो कि यहाँ पर थायाजाइड लाइक डायोटिक जो होती हैं, थायाजाइड डायोटिक काम करती हैं यहाँ पर, इसको सोडियम क्लोराइड चैनल को इनहिबिट करके, रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एर्ली डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे ये काम करती हैं थायाजाइड। नेक्स्ट जो लेट डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर स्पेरिंग डायोटिक जो होती हैं, लाइक सोडियम पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक, ये काम करती है यहाँ पर। और यहाँ से क्या होता है कि जो सोडियम होता है उसको रीअब्जॉर्प्शन होता है, और सोडियम जो होता है उसका एक्सक्रीशन हो जाता है, और जो पोटेशियम होता है इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, साइड 4 की बात करते हैं, यहाँ पर 1 to 2% जो होता है सोडियम एंड पोटेशियम सिम्पोर्टर होते हैं, यहाँ पर भी काम करते हैं। जैसे कि साइड 4 जैसे कलेक्टिंग डक्ट की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर, उसकी बात करते हैं साइड 5 कलेक्टिंग डक्ट हो गया, यहाँ से यूरिन का जो है फॉर्मेशन होता है और एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, जो भी बॉडी में फ्लूइड का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था उसको सारी साइड पे जो है इनहिबिट किया जाता है, और एक्टिवली जो होता है यूरिन का एक्सक्रीशन हो जाता है फ्लूइड का थ्रू द स्क्रीन, यही हमारा डायूरेटिक का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक एक क्लास का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन द फॉर्म ऑफ द टेबल के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये क्लास है, ये साइट ऑफ एक्शन है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्योंकि ऑलरेडी हम स्ट्रक्चर और थ्योरी के फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं। अभी एक बार टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं, जो कि डाउट ना रह जाए कोई भी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन्हिबिटर की, जो कि एसिटाजोलामाइड ये ड्रग है, ये काम करती है पीसीटी पे, जो कि एक्टिंग साइट फर्स्ट है। ये कैसे काम करती है, मैकेनिज्म की बात करते हैं, इनहिबिट करता है बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन। हमने बात की जो बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था हमारी बॉडी में फ्लूइड का, उसको इनहिबिट कर देता है, जो कि हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इस तरह से काम करती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन्हिबिटर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑस्मेटिक डायोटिक मैनिटॉल की बात करते हैं। यहाँ पर ये बात करते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एक्टिंग साइट सेकंड पे काम करता है। ये इनहिबिशन ऑफ द वाटर एंड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, वाटर एंड सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था हमारी बॉडी में उसको इनहिबिट कर दिया जाता है थ्रू द ऑस्मेटिक डायोटिक मैनिटॉल से, और हमारी बॉडी से जो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है देन ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लूप डायरोटिक, लाइक जैसे फ्यूरोसेमाइड की बात करते हैं, यहाँ पर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे काम करती है, एक्टिंग साइट थर्ड पे। ये मैकेनिज्म की बात करते हैं, इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर जो होता है इसको इनहिबिट कर दिया जाता है थ्रू द फ्यूरोसेमाइड लूप डायरोटिक से, जो कि हाई सेलिंग डायरोटिक होती हैं, तो इस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थायाजाइड। अगर थायाजाइड की बात करते हैं, हाइड्रोक्लोर थायाजाइड लाइक जैसे एग्जांपल अर्ली डिस्टिल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पे काम करती हैं, एक्टिंग साइट 4 पे। इसमें क्या होता है, इनहिबिट होता है सोडियम क्लोराइड जो ट्रांसपोर्टर होता है उसको इनहिबिट किया जाता है, उसके थ्रू काम करती हैं। नेक्स्ट लास्ट जो है पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक, यानी कि लाइक जैसे बात करते हैं एग्जांपल स्पाइनोलैक्टोन, ये लेट डिस्टिल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट पे काम करती हैं, ये साइट 5 होता है। ठीक है, ये साइट 5 है।
है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो ये इनहिबिट करता है सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है एंड पोटेशियम के एक्सक्रीशन को इनहिबिट कर देता है और पोटेशियम को रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक जो होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द डायूरेटिक। डायूरेटिक जो भी क्लासिफिकेशन बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इनको थ्री क्लास में डिवाइड किया गया है, हाई सेलिंग डायूरेटिक, मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक और वीक एडजुवेंट डायूरेटिक। अगर हाई सेलिंग डायूरेटिक की बात करते हैं, ये इनहिबिट करती हैं सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को। अगर एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पर, लाइक जैसे हमारा फ्यूरोसेमाइड होता है, ये मार्केट में जो है लेसिक्स के नाम से आता है, लेसिक्स के नाम से आता है। ठीक है, डायूरेटिक के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। ब्यूमेटिनाइड हो गया, टॉर्सेमाइड हो गया। ठीक है, ये और साथ ही साथ एथक्रेनिक एसिड होता है जो कि यूज किया जाता है एज अ हाई सेलिंग डायूरेटिक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक की। अगर बात करें तो यहाँ पर इनहिबिट होता है सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर जो होता है उसको इनहिबिट करने के काम करती है। यहाँ पर बेंजोथायाडाइजिन लाइक डायूरेटिक होती हैं और थायाजाइड लाइक डायूरेटिक होती हैं। बेंजोथायाडाइजिन जो ड्रग्स होती हैं लाइक जैसे हाइड्रोक्लोरथायाजाइड हो गया, हाइड्रोफ्लूमेथाजाइड हो गया, बेंजोथायाजाइड हो गया। ठीक है, थायाजाइड लाइक डायूरेटिक जो होती हैं लाइक जैसे क्लोरथायालिडोन हो गया, मेटोलोजोन हो गया, जेपीमाइड हो गया, इंडेपामाइड हो गया और क्लोपामाइड हो गया। ये ड्रग्स जो होती हैं मीडियम एफिकेसी होते हैं जो कि सोडियम और क्लोराइड सिम्पोर्टर को इनहिबिट करके काम करती हैं। वीक एडजुवेंट डायूरेटिक की बात करते हैं यहाँ पर, लाइक जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, यहाँ पर एसिटाजोलामाइड। और ऑस्मेटिक डायूरेटिक की बात करते हैं लाइक जैसे माइनिटॉल, आइसोसार्बाइड, ग्लिसरॉल, ये एग्जांपल होते हैं ऑस्मेटिक डायूरेटिक के। अगर वीक एडजुवेंट डायूरेटिक की बात करते हैं यहाँ पर पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक होती हैं। यहाँ पर दो क्लास में डिवाइड किया गया है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट एंड रेनल एपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर। सोडियम जो डायरेक्टली सोडियम चैनल को इनहिबिट करके काम करती हैं। ठीक है, अगर एल्डोस्टेरोन की बात करते हैं यहाँ पर स्पाइनोलैक्टोन हो गया, एप्लेरिनोन हो गया, एमिलो और सोडियम डायरेक्टली जो सोडियम चैनल को इनहिबिट करती हैं, एमिलोराइड हो गया एंड ट्राइमेट्रिन हो गया। तो ये ड्रग्स थी क्लासिफिकेशन ऑफ द डायूरेटिक। इसको आप एक बार जरूर देखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब एक एक क्लास के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्लास और ड्रग्स के बारे में। अगर बात करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की, इनको वीक और एडजुवेंट डायूरेटिक बोला जाता है। यहाँ पर एसिटाजोलामाइड ड्रग जो होती है इस क्लास की प्रोटोटाइप ड्रग्स होती है इस क्लास की, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होती है। अगर एसिटाजोलामाइड की बात करते हैं यहाँ पर, आर नॉन कम्पिटिटिव कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर दैट इनहिबिट द ओनली द ल्यूमिनल कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये जो ल्यूमिन में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है इसको इनहिबिट करके काम करती है और ये नॉन कम्पिटिटिव, कंपटीशन नहीं करती है एंजाइम से, ये नॉन कम्पिटिटिवली जो है इनहिबिट करती है एसिटाजोलामाइड। ठीक है, ये आप बात करते हैं गेट 98 एंड 99 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, डोरजोलामाइड की बात करते हैं, ये भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ब्रिंजोलामाइड ये भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ड्रग होती हैं जो कि टॉपिकली यूज की जाती हैं इन द केस ऑफ द ग्लाकोमा। अभी जब हम ग्लाकोमा के केस में आपने पढ़ के आए होंगे अभी पिछले सेमेस्टर में, तो आपको याद होगा कि डोरजोलामाइड एंड ब्रिंजोलामाइड जो ड्रग है टॉपिकली यूज की जाती है इन ग्लाकोमा में। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की बात करते हैं, यहाँ पर डिक्रीज करती हैं जीएफआर बिकॉज ग्लूमरल फिल्ट्रेशन रेट होता है उसको इनहिबिट करती हैं, डिक्रीज करने का काम करती हैं। ट्यूबुलर ग्लूमरल फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये काम करती हैं। नेक्स्ट अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की, तो ये इंट्रासेलुलरली जो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज कन्वर्ट होता है CO2 एंड H2O में कार्बोनिक एसिड में। ठीक है, डिसोसिएट इनटू द हाइड्रोजन एंड HCO आयन में ये डिसोसिएट हो जाता है। और ये क्या यहाँ पर क्या होता है, द हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज विद द ल्यूमिनल सोडियम आयन से जो एक्सचेंज होता है इन द ल्यूमन हाइड्रोजन आयन कंबाइन विद द HCO, जो आयन यहाँ पर कन्वर्ट हुआ था इससे कंबाइन होता है और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर मैकेनिज्म, इस डायग्राम के थ्रू कार्बोनिक एनहाइड्रेज का जो मैकेनिज्म है इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे। यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोजन सिम्पोर्टर की बात की, यहाँ पर सिम्पोर्टर है प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल और ल्यूमन से यहाँ से जो है सोडियम एंटर करता है, हाइड्रोजन बाहर आता है, ये एक को ट्रांसपोर्टर है। यहाँ से बात करते हैं जो HCO3 था हमारा, ये H+ के साथ में बन के ये हमारा H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है। यहाँ पर कार्बोनिक एसिड क्या होता है, ये एंटर करता है हमारी बॉडी में, यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है, इसको रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो ड्रग थी इसको इनहिबिट करने का काम करती
हैं, ठीक है। यही कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो आके यहाँ पर जाता है, यहाँ से एंटर करता है CO2 एंड H2O, HO2 में कन्वर्ट जो था ये फिर से अगेन ये कन्वर्ट होता है हमारा H2CO3 में, और ये क्या होता है HCO3 एंड H+ में कन्वर्ट होता है। यही H+ जो है अगेन जो है रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इसी जो रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करने के लिए हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेट ड्रग यूज की जाती हैं, जो कि रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देती हैं और हमारी बॉडी से जो है यूरिन के फॉर्म में जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट होता है, ये आयंस जो होते हैं ये एक्सीट आउट हो जाते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से काम करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर। आई होप आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो थ्योरी में बात करते हैं, द H2CO3 डिसोसिएट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम की हेल्प से ये कन्वर्ट होता है। ड्रग इन दिस क्लास इनहिबिट द कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम जो हमने अभी देखा उसको इनहिबिट करती हैं एंड फॉर्मेशन करती हैं H+ आयन का। कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो सोडियम H+ को ट्रांसपोर्टर की हमने बात किया अभी, जो कि प्रिवेंटेड एंड सोडियम एक्सक्रीटेड अलोंग विद द यूरिन, इसको प्रिवेंट किया जाता है, इसको इनहिबिट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो सोडियम आयन होता है ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन से, एंड आल्सो इंक्रीज द पोटेशियम एक्सक्रीशन को भी इंक्रीज करता है, जो कि लीड करता है एल्कलाइन यूरिन को एल्कलाइन बनाता है और यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट ड्रग थी इनहिबिटर, इनके यूजेस की बात करते हैं, यहाँ पर निमोनिक से आप देख पा रहे हैं गेम, ठीक है। गेम फॉर ग्लूकोमा में यूज किया जाता है, ए फॉर टू एल्कलाइन यूरिन एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग, जैसे एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग हुए तो यूरिन को एल्कलाइन बनाने के लिए इस ड्रग को यूज किया जाता है। साथ ही साथ एक्यूट माउंटेन सिकनेस में और एपिलेप्सी में भी यूज किया जाता है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर ड्रग्स होती हैं। अगर इनके कंट्राइंडिकेशन फॉर द कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर जो ड्रग्स हैं इनके कंट्राइंडिकेशन की बात करते हैं, यानी कि कौन कौन सी कंडीशन में इनको हम नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, यानी हार्ट से रिलेटेड जो डिसीज होती है वहां पर इसको नहीं यूज करते हैं। साथ ही साथ हेपेटाइटिस सिरोसिस में नहीं यूज करते हैं जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास की अगर बात करते हैं यहाँ पर ऑस्मेटिक डायूरेटिक। अगर ऑस्मेटिक डायूरेटिक की बात करते हैं जो ड्रग्स यूज करते हैं लाइक जैसे मैनिटॉल, आइसोसर्बाइट, ग्लिसरॉल, यूरिया, ये एज अ ऑस्मेटिक डायूरेटिक ड्रग्स यूज की जाती हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं ऑस्मेटिक डायूरेटिक जो होती हैं ड्रा द वाटर फ्रॉम द टिश्यू बाय द ऑस्मेटिक एक्शन, दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर जो ऑस्मेटिक प्रोसेस के थ्रू जो होता है कि यहाँ पर वाटर जो होता है टिश्यू से ऑस्मेटिक एक्शन के थ्रू जो है एक्सक्रीशन होता है, इंक्रीज हो जाता है इसका एक्सक्रीशन, एंड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का एक्सक्रीशन करता है। ऑस्मेटिक डायूरेटिक की बात करते हैं। अगर इनके यूज एंड कंट्राइंडिकेशन की बात करते हैं तो ऑस्मेटिक डायूरेटिक जो होती हैं सेरेब्रल एडमा में यूज की जाती है, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा में यूज की जाती है, प्रिवेंशन एंड द सिस्प्लेटिन इंड्यूस्ड नेफ्रोटॉक्सिसिटी, यानी कि जो सिस्प्लेटिन एंटी कैंसर ड्रग होती है कीमोथेरेपी में यूज की जाती है, उससे जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर ऑस्मेटिक डायूरेटिक यूज की जाती हैं। अगर इसके कंट्राइंडिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर पल्मोनरी एडमा में इसको नहीं यूज करते हैं। अगर एक्यूट रेनल फेल्योर है तब भी इसको नहीं यूज करेंगे, और एक्यूट सेरेब्रल ब्लीडिंग हो रही है तब भी हम ऑस्मेटिक डायूरेटिक को नहीं यूज कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं मैनिटॉल। जो मैनिटॉल ऑस्मेटिक डायूरेटिक होती है इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। अगर मैनिटॉल की बात करते हैं, इट इज यूज टू फॉर द ट्रीटमेंट, IV यूज किया जाता है ग्लूकोमा एंड सेरेब्रल एडमा में ड्रग ऑफ चॉइस होता है मैनिटॉल, इसको IV रूट से जो है यूज किया जाता है। मैनिटॉल डिक्रीज द ट्यूबुलर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्प्शन जो हो रहा था ट्यूबुल से उसको डिक्रीज कर देता है और एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देता है ड्यू टू द ऑस्मेटिक इफेक्ट। ये ऑस्मेटिक इफेक्ट शो करता है। फ्लूइड इज द रिटेन इन द ल्यूमन एंड PTC जो होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होता है, वहां से फ्लूइड जो होता है रिटेन करता है। एक्सपेंड टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इन द इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम, इंक्रीज करता है रेनल ब्लड फ्लो को, स्पेशली जो होता है मेडुला में, ठीक है। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं क्लास जो है लूप डायूरेटिक की बात करते हैं, हाई सेलिंग डायूरेटिक की बात करते हैं। यहाँ पर जो ड्रग्स यूज करते हैं हाई सेलिंग डायूरेटिक्स में लाइक जैसे फ्यूरोसेमाइड हो गया, टॉर्सेमाइड हो गया, एंड ब्यूमेटाइड हो गया, एस्क्रेनिक एसिड हो गया। अगर एस्क्रेनिक एसिड की बात करते हैं यहाँ पर हाईएस्ट ऑटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, इसलिए इसको
मोस्टली यूज नहीं किया जाता है। अगर साइट ऑफ एक्शन की बात करते हैं लूप डाययूरेटिक की, तो ये थिक असेंडिंग लूप ऑफ फैलने पे काम करता है, जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दे आर द फास्ट एक्टिंग शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये फास्ट एक्टिंग हाई सेलिंग डाययूरेटिक होती है, फास्ट एक्टिंग काम करती है, बट इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है शॉर्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैकेनिज्म के थ्रू आप समझिए, यहाँ पर जो डायग्राम के थ्रू लूप डाययूरेटिक कैसे काम करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसफर्ड है, जो कि हमारा ल्यूमन एंड यूरिन और ह्यूमन यूरिन जो है, और यहाँ से जो है को ट्रांसफर लगा हुआ है, ये को ट्रांसपोर्ट होने का काम करता है। ठीक है, अब इसी को ट्रांसपोर्टर जो होता है इसको इनहिबिट कर जाता है, जिसकी वजह से ये जो सारे फ्लूइड जो होते हैं इनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, और ये जो होता है बॉडी के थ्रू जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से काम करती हैं लूप डाययूरेटिक जो होती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर लूप डाययूरेटिक की, अगर डिटेल में बात करते हैं सम ड्रग्स जो है लाइक जैसे फ्यूरोसेमाइड जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, मार्केट में लेसिक्स नाम से आती है, इसका इंजेक्शन भी आता है और टैबलेट भी आती है। ठीक है, वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर भी होती है और हेंस इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ द कार्बोनेट एंड फास्फोरस। अगर फ्यूरोसेमाइड की बात करते हैं ये वीकली जो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर भी होता है, जिसकी वजह से कार्बोनेट एंड फास्फोरस आयन जो होता है उसका भी एक्सक्रीशन करता है। अगर लूप डाययूरेटिक की बात करते हैं यहाँ पर कॉल्ड द हाई सेलिंग डाययूरेटिक बोलते हैं, बिकॉज दे द हाईली एफिकेशियस होती है, have the maximal sodium excretion capacity when the compared to the thiazide and potassium sparing diuretic। यानी कि जो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स होती हैं और थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स होती हैं, उनके कंपैरिजन में जो सोडियम का एक्सक्रीशन होता है लूप ऑफ डायूरेटिक जो होती हैं ये ज़्यादा करती हैं। ठीक है, मैक्सिमल करती हैं, तो इसलिए जो होता है हाई एफिकेसी क्लास में इसको रखा गया है। नेक्स्ट हैविंग द मैक्सिमम सोडियम एक्सक्रीशन कैपेसिटी होती है, इसलिए इसको नाइट्रियूरेटिक इफेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, फ्यूरोसेमाइड डिक्रीज करता है ट्यूबुलर सेक्रेशन ऑफ द यूरिक एसिड के सेक्रेशन को जो है डिक्रीज कर देता है, कॉज इन द हाइपर यूरिसीमिया, जिसका इसका साइड इफेक्ट होता है हाइपर यूरिसीमिया कॉज होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ लूप डाययूरेटिक जो होता है बाइंड करता है ल्यूमिनल साइट जो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट होता है, इसके थ्रू बाइंड करके यहाँ से काम करता है एंड ब्लॉक करता है इट्स फंक्शन। इसका जो फंक्शन होता है रीअब्जॉर्प्शन का हमारी बॉडी में, इसको ब्लॉक करने का काम करता है। देयर इज द इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम एंड क्लोराइड आयन जो होते हैं इन द केस ऑफ द यूरिन के थ्रू जो है एक्सक्रीशन काम करता है, इंक्रीज करता है, एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन भी ये एनहेंस करता है। अगर ब्यूमेटानाइट की बात करते हैं तो ये 40 टाइम मोर पोटेंट होता है देन फ्यूरोसेमाइड ड्रग्स एंड लेस टॉक्सिक होता है ऑटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, ऑटोटॉक्सिसिटी भी ब्यूमेटानाइट में कम होती है और 40 टाइम जो होता है मोर पोटेंट होता है फ्यूरोसेमाइड से। अगर यहीं पर बात करते हैं पायरेटेनाइट की बात करते हैं, ये 5 टाइम मोर पोटेंट होता है देन फ्यूरोसेमाइड से। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ डिटेल्स थी लूप डाययूरेटिक की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं लूप डाययूरेटिक के और इसके यूजेस क्या होते हैं। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरलिपिडेमिया एंड ऑटोटॉक्सिसिटी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं इन द केस ऑफ द हाई सेलिंग डाययूरेटिक यानी लाइक जैसे फ्यूरोसेमाइड की बात करते हैं। अगर इनके यूजेस की बात करते हैं इन रेनल फ्लोर, हेपेटिक एंड कार्डियक एडमा में इसको यूज कर सकते हैं। अक्यूट पल्मोनरी एडमा है या फिर सेरेब्रल एडमा है तब भी हम लाइसिक्स जो यानी कि फ्यूरोसेमाइड जो है या फिर लूप डाययूरेटिक जो भी है इनको यूज कर सकते हैं। हाइपोकैलेमिया कैल्सीमिया में यूज कर सकते हैं, हाइपरटेंशन में यूज करते हैं इसको, माइल्ड हाइपरकैलेमिया में भी इसको यूज करते हैं जो हाई सेलिंग डाययूरेटिक्स होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं ड्रग्स जो होती हैं, ड्रग्स का इंटरेक्शन कैसे होता है हमारी बॉडी में, क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। लाइक जैसे बात करते हैं फ्यूरोसेमाइड को अगर एमिनोग्लाइकोसाइड लाइक जैसे जेंटामाइसिन, एमाइकासिन इनके साथ में अगर हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है या फिर इनटेक करते हैं तो ऑटोटॉक्सिसिटी के चांसेस जो होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि दोनों क्लास की ड्रग जो होती हैं इनका साइड इफेक्ट होता है ऑटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्यूरोसेमाइड, थायाजाइड, डाइजॉक्सिन, दीज आर द डाययूरेटिक कॉज इन द हाइपोकैलेमिया। इनको अगर साथ में देंगे तो हाइपोकैलेमिया कॉज करेंगे, विच इंक्रीज द बाइंडिंग ऑफ द सोडियम पोटेशियम एडिपेज लीडिंग टू द डाइजॉक्सिन
टॉक्सिसिटी, जिसकी वजह से जो डाइजॉक्सिन है इसकी टॉक्सिसिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी अगर फ्यूरोसेमाइड के साथ में देंगे। फ्यूरोसेमाइड, थायाजाइड एंड जो डायूरेटिक हैं इनको अगर लिथियम के साथ में देंगे तो इंक्रीज हो जाएगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड लिथियम का रीअब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लिथियम है उसकी टॉक्सिसिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। अगर फ्यूरोसेमाइड को NSAID क्लास की ड्रग के साथ देते हैं लाइक जैसे पैरासीटामोल, एसाइक्लोफेनेक, एटोरिकॉक्सिब, इनके साथ में देखते हैं तो डिसमिनिश इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्यूरोसेमाइड की। अगर बात करते हैं एस इनहिबिटर जो हमारी ड्रग्स होती हैं लाइक जैसे कैप्टोप्रिल, एनालोप्रिल, जो कि हाइपरटेंशन में यूज की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है, ठीक है, और हाइपर कैलेमिया देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पर ये इफेक्ट देखने को मिलते हैं। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरथायाजाइड में क्या होता है, लिथियम के साथ में देते हैं तो लिथियम की टॉक्सिसिटी जो है इंक्रीज हो जाती है। अगर यहाँ पर ये फ्यूरोसेमाइड को एस इनहिबिटर के साथ में देते हैं तो दोनों का बैलेंस होता है, क्योंकि एक हाइपोकैलेमिया कॉज करता है तो दूसरा क्या करता है हाइपरकैलेमिया कॉज करता है, ठीक है, तो दोनों को अगर साथ में देते हैं तो बैलेंस करके चलते हैं और साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते, दोनों के साइड इफेक्ट जो होते हैं छिप जाते हैं, ठीक है, और नहीं देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर थायाजाइड डायूरेटिक, जो मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक जिसको बोला गया है। अगर थायाजाइड डायूरेटिक की बात करते हैं जो कि इनहिबिट करता है सोडियम और क्लोराइड सिम्पोर्टर को इनहिबिट करती हैं इन द डिस्टिल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, जो कि इंक्रीज करता है सोडियम एंड क्लोराइड के एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। दे डिक्रीज द कैल्शियम एक्सक्रीशन को डिक्रीज करता है, यूरिक एसिड के सेक्रेशन को इंक्रीज कर देता है एंड मैग्नीशियम एक्सक्रीशन को ये इंक्रीज करने का काम करता है। यहाँ पर जो मोस्ट ड्रग है क्लोरोथायाजाइड और प्रोड्यूस करता है हाइपोकैलेमिया, एल्कोलोसिस, बट इट इज द वेरी यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द वॉल्यूम डिपेंडेंट हाइपरटेंशन। अगर वॉल्यूम डिपेंडेंट हाइपरटेंशन है तो क्लोरोथायाजाइड को जो है यूज किया जाता है। ये जीपैट 2016 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाइऑक्साइड बेंजोथायाजाइड की बात करते हैं, डेरिवेटिव होता है। ये वाइसोडाइलेशन बाय एक्टिवेटिंग द एटीपेज सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करता है और वाइसोडाइलेशन यानी वेसल को डायलेशन करने का काम करता है, ये इफेक्ट शो करता है। ये गेट 71 का जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं देयर इज इंक्रीज द डिलीवरी ऑफ द सोडियम, ये क्या करता है, जो सोडियम होता है उसकी डिलीवरी को इंक्रीज करता है इन द साइड ऑफ द लेट डिस्टिल ट्यूब्यूल्स, हेंस दीज आर द इंक्रीज एक्सचेंज ऑफ द सोडियम पोटेशियम व्हिच रिजल्ट इन द पोटेशियम का यहाँ पर लॉस हो जाता है, ठीक है। क्लोरथैलिडोन जो होता है लॉन्गेस्ट एक्टिंग थायाजाइड होता है, ये भी पॉइंट आप याद रखिए इसको। बेंड्रोफ्लूमेथाजाइड की बात करते हैं तो है द ऑलमोस्ट 100% इसकी बायोअवेलेबिलिटी देखने को मिलती है हमारी बॉडी में। थायाजाइड की अगर बात करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस होता है ट्रीटमेंट ऑफ द एसेंशियल हाइपरटेंशन। अगर एसेंशियल हाइपरटेंशन की बात करते हैं वहां पर जो थायाजाइड्स होता है वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है। नेक्स्ट यहाँ पर थायाजाइड डायूरेटिक्स की बात करते हैं मैकेनिज्म की, तो यहाँ पर हमने बात किया जो सोडियम और क्लोराइड सिम्पोर्टर थे, यहाँ से इनका जो सिम्पोर्ट रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था उसको इनहिबिट कर दिया जाता है थ्रू द थायाजाइड डायूरेटिक। ये सिम्पोर्टर जो है इनहिबिट होता है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड्स होते हैं सोडियम और क्लोराइड इनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है और हमारी बॉडी से जो है एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगर थायाजाइड डायूरेटिक के यूजेस की बात करते हैं तो ये हाइपरटेंशन में यूज करते हैं, हाइपरकैल्सीमिया में यूज करते हैं, ये हाइपरकैल्सियूरिया में यूज करते हैं, एडेमा, डायबिटीज इंस्पायरेंस में यूज किया जाता है और हार्ट फेलियर में भी इसको यूज किया जाता है। अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया एंड हाइपरकैलेमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, इम्पोर्टेंस शुड नॉट प्रेफर्ड इन द यंग मेल, यानी कि ये हाइपरग्लाइसीमिया काज करता है और साथ ही साथ इम्पोर्टेंस काज करता है, इसलिए जो यंग्स मेल्स होते हैं उसमें थायाजाइड डायूरेटिक को यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं थायाजाइड लाइक डायूरेटिक जो होती हैं, जैसे कि क्लोरथैलिडोन है द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, फ्रिक्वेंटली यूज इन द हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है। इंडेपामाइड की अगर बात करते हैं ये भी थायाजाइड लाइक डायूरेटिक होती है, ये मेट्रोलोजोलोन और मोर पोटेंट ड्रग होती है। एडवर्स इफेक्ट की अगर बात करते हैं ये पल्मोनरी एडेमा कॉज करता है, हेडेक एंड टैकीकार्डिया कॉज करता है, जो थायाजाइड लाइक डायूरेटिक होती है।
नेक्स्ट और लास्ट क्लास की बात करते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। दिस ड्रग एक्ट इन द लेट डिस्टिल कन्वर्टर ट्यूब्यूल पे काम करती हैं एंड कलेक्टिंग डक्ट पे काम करती हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है उसको एंटागोनाइज करने का काम करते हैं जो स्पेयरिंग डायूरेटिक होती हैं, यानी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। ड्रग्स आर स्पाइनोलैक्टोन एंड एप्लिरोनोन, यानी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक की जो ड्रग्स होती हैं लाइक जैसे स्पाइनोलैक्टोन, एप्लिरोनोन, ये ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक्शन की बात करते हैं। आप इस तरह से एक्शन देखिए, यहाँ पर स्पाइनोलैक्टोन एंटागोनिस्ट जब भी हम देंगे तो MRAL ये एल्डोस्टेरोन एगोनिस्ट का एगोनिस्ट होता है और यहाँ पर इसको एंटागोनाइज करने का काम किया जाता है। MR मतलब जो होता है मिनरलोकार्टिकॉइड रिसेप्टर होता है, AL मतलब यहाँ पर एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक है। AIP मतलब एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन होता है, जो AIP होता है ये एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन होता है। अभी इसको आप देखिए, यहाँ पर थ्योरी में देखते हैं थोड़ा। यहाँ से देखते हैं एल्डोस्टेरोन इंटर करता है सेल इनटू द बाइंड करता है स्पेसिफिक रिसेप्टर, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा MR से, इन द साइटोप्लाज्मा एंड लेट डिस्टिल कन्वर्टर ट्यूब एंड कलेक्टिंग डक्ट में। जो MRAL कॉम्प्लेक्स होता है ये इंटर करता है सेल न्यूक्लियस में, वेयर इंड्यूस द एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन AIP जो होता है इसको इंड्यूस करता है। स्पाइनोलैक्टोन आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द एल्डोस्टेरोन एट द रिसेप्टर इन द डिस्टिल कन्वर्टर ट्यूब्यूल, यानी जो स्पाइनोलैक्टोन होता है ये एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है इसके साथ कम्पीट करता है और इसकी जगह पे जो है स्पाइनोलैक्टोन बाइंड कर जाता है और ये इसको कम्पीट करके इसके एल्डोस्टेरोन के एक्शन को जो है एंटागोनाइज कर देता है। द नेट इफेक्ट ऑफ द AIP जो है रिटेन ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन करता है। दस द इनहिबिशन ऑफ द AIP बाय द स्पाइनोलैक्टोन के थ्रू जो AIP को इनहिबिट किया जाता है, जो कि सोडियम के एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है एंड पोटेशियम जो होता है उसको रिटेंशन का काम करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हाइपर पोटेशियम हाइपर कैलेमिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। अगर कैंडिनोन की बात करते हैं, ये एक्टिव मेटाबोलाइट होता है स्पाइनोलैक्टोन। स्पाइनोलैक्टोन जो होता है इनएक्टिव ड्रग्स होती है और इसका एक्टिव फॉर्म जो होता है कैंडिनोन होता है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर से देखिए एक बार फिर से, यहाँ पर समझ लेते हैं स्ट्रक्चर से। जो स्पाइनोलैक्टोन होता है ये इंटर करता है यहाँ से, और जो एल्डोस्टेरोन होता है ये यहाँ से इसके साथ में जो हार्मोन है एल्डोस्टेरोन इसके साथ में कम्पीट करता है, जो इसकी जगह पे जो है ये स्पाइनोलैक्टोन बाइंड होता है और यहाँ से ये mRNA जो होता है AIP का फॉर्मेशन करता है, एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करती हैं स्पाइनोलैक्टोन एल्डोस्टेरोन को कम्पीट करके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर एल्डोस्टेरोन ये जो यहाँ पर बात करते हैं जैसे पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हाइपर कैलेमिया का देखने को मिला, क्योंकि पोटेशियम आयन जो है ये रिटेन हो जाता है बॉडी में। ह्यूरिसिटम देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी देखने को मिलती है इन फीमेल में। अगर यूजेस की बात करते हैं तो स्पाइनोलैक्टोन के यूजेस जो होते हैं यूज किया जाता है थायराइड लूप डायूरेटिक टू द कंपनसेट पोटेशियम लॉस। जब भी पोटेशियम जो लॉस हो जाता है लाइक इसे थायराइड और लूप डायूरेटिक जो भी यूज करते हैं तो पोटेशियम का लॉस होता है, तो उसके साथ में स्पाइनोलैक्टोन को यूज किया जाता है क्योंकि पोटेशियम लॉस को बचाने के लिए, ठीक है। एडमा में यूज किया जाता है, हाइपरटेंशन, क्रोनिक हार्ट फेलियर में यूज किया जाता है। अगर इसके ड्रग इंटरेक्शन की बात करते हैं तो ACE इनहिबिटर के साथ में जब भी हम स्पाइनोलैक्टोन को यूज करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ये हाइपर कैलेमिया कॉज करता है, क्योंकि ये दोनों क्लास की जो ड्रग्स है दोनों को साइड इफेक्ट होता है हाइपर कैलेमिया, और दोनों को एक साथ यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा हाइपर कैलेमिया हो जाएगा जो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायरेक्टली इनहिबिशन ऑफ द रेनल एपिथेलियल सोडियम चैनल, जैसा कि हमने पहले भी बात किया था, जो सोडियम चैनल पे काम करती है ड्रग। यहाँ पर ड्रग्स की बात करते हैं एमिलोराइड एंड ट्राइमेट्रिन, ये जो दो ड्रग्स होती हैं ये डायरेक्टली जो है रेनल एपिथेलियल सोडियम चैनल पे काम करती हैं। यहाँ पर डायरेक्ट इनहिबिटर ऑफ द रेनल एपिथेलियल सोडियम चैनल, एमिलोराइड डायरेक्टली ब्लॉक कर देता है सोडियम चैनल जो होता है हमारी बॉडी में इन दिस ल्यूमिनल मेम्ब्रेन ऑफ द कॉल्ड द लेट DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये कहाँ पे काम करता है, लेट DCT जो होता है और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है। एमिलोराइड इंक्रीज करता है सोडियम एक्सक्रीशन एंड रिटेन करता है पोटेशियम, पोटेशियम को रिटेन करने का काम करता है और जो सोडियम होता है उसको एक्सक्रीशन का काम करता है। एमिलोराइड इज द 10 टाइम्स मोर पोटेंट देन ट्राइमेट्रिन, ये जो दोनों ड्रग्स होती हैं अगर एमिलोराइड के कंपेयर करें तो एमिलोराइड जो होता है ट्राइमेट्रिन के कंपैरिजन में 10 टाइम्स मोर पोटेंट होता है। एमिलोराइड ब्लॉक करता है एंट्री ऑफ द लिथियम थ्रू द सोडियम चैनल, सोडियम चैनल के थ्रू जो होता है लिथियम की एंट्री को ब्लॉक कर देता है इन कलेक्टिंग डक्ट में।
सेल एंड माइटिगेट्स डायबिटीज जो होता है इंड्यूस लिथियम बाय द ड्रग ऑफ चॉइस लिथियम इंड्यूस डायबिटीज इंस्पाइडेंस। जो एम्लोराइड होता है और जो लिथियम की वजह से डायबिटीज इंस्पाइडेंस होता है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है एम्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट एम्लोराइड क्या करता है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो होता है इसका एक्सक्रीशन करता है एंड इंक्रीज कर देता है यूरिन के एक्सक्रीशन को। तो इस तरह से ड्रग्स जो होती हैं काम करती हैं रेनल एपिथेलियल सोडियम चैनल पे। नेक्स्ट बात, कुछ पॉइंट्स जो है रिमेंबर यहाँ पर देख लेते हैं डायूरेटिक से रिलेटेड। अगर एक्सेसिव यूज कर रहे हैं डायूरेटिक का तो यहाँ पर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है, क्योंकि ये वॉल्यूम्स जो बॉडी का वॉल्यूम है उसको मेंटेन करने का काम करता है, और बॉडी का वॉल्यूम जो है हमारी बॉडी का फ्लूइड जो है वो अगर हमारी बॉडी से ज्यादा एक्सीड हो जाएगा तो फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक देखने को मिलेगा। मेटालोजोन जो होता है जो ओनली थायराइड विच इज द इफेक्टिव इन द सीवियर रेनल फ्लोर। रेनल फ्लोर में सारी की सारी थायराइड डायरेटिक जो होती हैं कंट्राइंडिकेटेड होती हैं, बट जो मेटालोजोन होती है इसको हम यूज करते हैं रेनल फ्लोर में। हाइपोकैलेमिया रिडक्शन ऑफ द सीरम पोटेशियम लेवल। हाइपोकैलेमिया जो कंडीशन होती है यहाँ पर सीरम में जो पोटेशियम का लेवल जो होता है रिड्यूस हो जाता है, ये गेट 97 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हाइपरकैलेमिया मतलब इंक्रीज जो सोडियम चैनल आयन होते हैं उसका लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसको हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। हाइपरकैल्सीमिया की अगर बात करते हैं, ये हाई कैल्शियम लेवल को हाइपरकैल्सीमिया बोलते हैं। ठीक है, हाई कैल्शियम लेवल जो हमारी बॉडी में ब्लड में हो जाता है सीरम में तो इसको हाइपरकैल्सीमिया बोलते हैं। अगर नॉर्मल कैल्शियम लेवल की अगर बात करते हैं तो 2.1 to 2.6 mm मोल पर लीटर होता है, विद द लेवल ग्रेटर देन 2.6 से जब ग्रेटर हो जाता है तो ये कैल्सीमिया देखने को मिलती है। हाइपोकैलेमिया की बात करते हैं, यहाँ पर लो कैल्शियम लेवल इन द ब्लड सीरम में जब भी कैल्शियम का लेवल लो हो जाता है उसको हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। अगर नॉर्मल रेंज ये होती है, अगर 2.1 से जो है इससे कम हो गया हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल तो हम बॉडी के हाइपोकैल्सीमिया बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको डायूरेटिक से रिलेटेड जो है सारे डाउट्स जो होंगे क्लियर होंगे। अगर आपका कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर मेंशन कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका एक लाइक और सब्सक्राइब जो है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।